इनर इंजीनियरिंग खंड एक। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया, वो सब जो मेरे पास था। मैं और मेरा मैं और मेरा जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घड़े समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। मैसूर शहर में एक चलन है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडी पहाड़ पर जाइए, और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडी पहाड़ पर जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडी पहाड़ पर जाइए, और अगर प्यार में आपका दिल टूट गया है तो फिर तो चामुंडी पहाड़ पर जाना ही है। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था, और हाल ही में मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडी पहाड़ पर चला गया। एक स्थान पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और करीब 2/3 पहाड़ चढ़ने के बाद एक चट्टान पर बैठ गया। वह मेरी ध्यानशिला थी, वह काफी समय से थी। उस चट्टान पर बैंगनी बेर व बरगद के नाटे पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई हुई थी। वहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था, उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों में मैं थे और शेष विश्व बाहरी। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी खुली नहीं थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर मैं बैठा था, सब मैं बन गया था। वह जो कुछ था सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीजों में फर्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इस बारे में जितना ज्यादा कहूंगा उतना ज्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था। मेरा मैं हर जगह व्याप्त था। हर चीज अपनी तय सीमाओं से परे विस्तार कर रही थी। हर चीज विस्तृत होकर दूसरी हर चीज में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। बस वही पल अब मेरा जीवन है, जो सुंदरता से बरकरार है। जब मुझे होश आया तो लगा कि महज 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि शाम के 7:30 बज चुके थे, यानी 4.5 घंटे बीत चुके थे। मेरी आंखें खुली, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं पूरी तरह से सतर्क था, लेकिन उस पल तक जिसे मैं मेरा मैं मानता था, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं रोने धोने वालों में से नहीं हूँ, मगर फिर भी चामुंडी पहाड़ की उस चट्टान पर 25 साल की उम्र में मैं इतना उन्मत्त था कि मेरे आंसू बह रहे थे और मेरी कमीज गीली हो चुकी थी। शांत और खुश रहना मेरे लिए मसला नहीं रहा है। जैसा चाहा वैसी जिंदगी मैं 60 के दशक में बड़ा हुआ। वह बीटल्स और ब्लू जींस का दौर था। मैंने यूरोपीय दर्शन और साहित्य में दोस्तोयेवस्की, कामू, काफ्का और उन जैसे अन्य लेखकों को पढ़ा था, लेकिन यहाँ अपने अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम से मेरा विस्फोटक ढंग से सामना हुआ, जिसकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी। मैं उल्लास और आनंद की एक बिल्कुल नई अनुभूति में भीग चुका था, जिसका न तो मैंने कभी अनुभव किया था, न ही उसकी संभावना की कल्पना की थी। इस बारे में जब मैंने अपने सियासी दिमाग पर जोर डाला तो मुझे इतना ही समझ में आया कि शायद मैं अपना मस्तिष्क संतुलन खो बैठा हूँ। फिर भी यह सब इतना खूबसूरत था कि मैं उसे गंवाना नहीं चाहता था। अलबत्ता उस दोपहर को क्या हुआ था, उसे बताने में मैं कभी पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाया। शायद उसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं ऊपर गया और फिर नीचे नहीं आया। मैं फिर कभी नीचे आया ही नहीं। मेरा जन्म मैसूर में हुआ,
अपने महलों और बगीचों के लिए मशहूर दक्षिण भारत की सुंदर और शाही नगरी मैसूर एक दौर में राजधानी हुआ करती थी। मेरे पिताजी डॉक्टर और माँ घरेलू महिला थी। 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था। स्कूल में मैं ऊब जाता था। और तो और मेरे लिए कक्षा में बैठना भी असंभव था, क्योंकि मैं देख सकता था कि अध्यापक जो सिखाते थे उसका अपनी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं था। जब मैं 4 साल का था तब घर की आया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि वह मुझे स्कूल के गेट पर ही छोड़ दे, अंदर नहीं आए। जो ही वह मुझे छोड़कर जाती, मैं पास की घाटी की तरफ भाग निकलता, जहाँ जीवन अनगिनत अनूठे रूपों से फल फूल रहा था। मैं पिताजी की दवाइयों की अलमारी से मिली खाली बोतलों में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मेंढक और सांप इकट्ठा करने लगा। कुछ महीने बाद जब माता पिता को पता चला कि मैं स्कूल से गायब रहता हूँ, तो इस बारे में जानकर वे बहुत नाराज हुए। घाटी के मेरे इस जीव शास्त्र के अभियान को बरसाती नाले में वक्त बर्बाद करना कहकर खारिज कर दिया। बड़ों की सुस्त व नीरस दुनिया ने मेरे इस अभियान को नाकाम कर दिया, जैसे कि मेरे साथ अक्सर होता था। तब मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया और करने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। बाद के वर्षों में मैं जंगल में इधर उधर घूमने, सांप व मछलियाँ पकड़ने और पहाड़ों व पेड़ों पर चढ़ने में अपना वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करने लगा। लंच बॉक्स व पानी की बोतलों के साथ अक्सर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता था। शाखाओं का हिलना डुलना मुझे समाधि जैसी अवस्था की ओर ले जाता, जहां मैं नींद में भी होता और पूरी तरह सतर्क भी। पेड़ पर समय का बिल्कुल बोध नहीं रहता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने तक वहीं बैठा रहता। बहुत बाद में चलकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन के उस दौर में मैं अनजाने ही ध्यान करने लग गया था। बाद में जब मैंने पहली बार लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया, तो वह हमेशा झूम कर किया जाने वाला ध्यान होता था। यकीनन तब ध्यान शब्द से मेरा पाला भी नहीं पड़ा था। मुझे तो बस पेड़ का उस तरह हिलना पसंद था जो मुझे नींद और जागरण से परे की अवस्था में ले जाता था। कक्षा में बैठने के अलावा हर चीज़ में मेरा मन लगता था। यह दुनिया जिस तरह से बनी है, धरती के अलग अलग इलाकों के भूगोल और लोगों के रहन सहन के बारे में जानना, तो मैं दूर देहात की धूल भरी सड़क पगडंडियों पर अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता और हर दिन कम से कम 35 किलोमीटर का सफ़र तय करता था। घर पहुंचते पहुंचते मैं धूल और कीचड़ से बुरी तरह सन जाता था। मैं जहां से गुजरता उन इलाकों का नक्शा अपने दिमाग में खींचना मुझे अच्छा लगता था। मैं जब भी अकेला होता, अपनी आंखें बंद करके मैं मन ही मन उन सभी स्थानों का नक्शा खींचता, हर एक चट्टान का, सभी टीलों का, एक एक पेड़ का। जुताई के बाद अलग दिखती जमीन, खेतों में उगती फसलें और अलग अलग मौसम, ये सब मुझे लुभाते थे। इसी वजह से मैं थॉमस हॉर्डी के लेखन की तरफ आकर्षित हुआ। इंग्लैंड के भूभाग के उनके वर्णन कई पन्नों में फैले रहते हैं। आसपास की दुनिया को मैं उसी तरह से अपने जहन में सहेज रहा था। आज भी वह सब मेरे दिमाग में एक चलचित्र की तरह कैद है। अगर मैं चाहूँ तो बेहद स्पष्टता और बारीकी से सब दोहरा सकता हूँ जो मैंने उन सालों में देखा था। मैं घोर शंकाशील था। अगर मेरे परिवार वाले मंदिर जाते तो 5 साल की उम्र में भी मेरे पास उनके लिए ढेर सारे सवाल होते। ईश्वर कौन है? वह कहाँ रहता है? वहाँ ऊपर? ऊपर कहाँ होता है? कुछ साल बाद कई और सवाल मुझे मथने लगे। स्कूल में बताया गया कि धरती गोल है, लेकिन अगर हमारी धरती गोल है तो किसी को कैसे मालूम कि ऊपर किस तरफ है?
इन सवालों के जवाब कभी कोई नहीं दे पाया, इसलिए मैं मंदिर के अंदर कभी नहीं गया। ऐसे में वे मजबूर होकर मुझे जूते चप्पलों की रखवाली करने वालों के पास छोड़ देते थे। वह मुझे जोर से बार बार अपनी तरफ खींचते हुए पकड़े रहता था। वह जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी नज़र हटते ही भाग जाऊंगा। बाद के सालों में मुझे यह साफ दिखता था कि रेस्टोरेंट से निकले हुए लोगों के चेहरे मंदिर से बाहर आने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। यह बात मुझे हैरान कर देती थी। हालांकि मैं शंकाशील था, लेकिन इसको मैंने अपनी पहचान नहीं बनाया। हर चीज़ को लेकर मेरे पास ढेरों सवाल होते थे, लेकिन कभी किसी निर्णय पर पहुंचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दरअसल मुझे काफ़ी जल्दी यह एहसास हो गया था कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अपने आसपास की हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं गिलास को लगातार घूरता रहता। अगर मैं एक पत्ती उठाता तो उसको भी लगातार देखता रहता। पूरी रात में अंधेरे को घूरता रहता था। अगर मैं किसी कंकड़ को देखता तो उसकी छवि मेरे दिमाग में निरंतर घूमती रहती, जिससे मैं उसके हर कण, उसके हर कोण को जान पाता। मैंने यह भी देखा कि भाषा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता तो मुझे लगता कि सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है और मैं उसके अर्थ निकाल रहा हूँ। तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाज़ें मेरे लिए हास्यप्रद बन गई। मैं देख सकता था कि उनके मुंह बनी बनाई ध्वनियाँ उगल रहे हैं। अगर मैं एकटक देखता रहता तो इंसान भी विघटित होकर ऊर्जा के एक धुंधले गोले में तब्दील हो जाता। तब सिर्फ आकृतियां ही बच जाती। असीम अज्ञानता की इस स्थिति में किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता था। डॉक्टर होने के नाते पिताजी सोचते रहते कि मेरे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ज़रूरत है। वे कहते, यह लड़का हर वक्त किसी न किसी चीज़ को बिना पलक झपकाए घूरता रहता है। लगता है यह पागल हो गया है। मुझे यह हमेशा से अजीब लगता है कि दुनिया इस बात को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं जानता कि अवस्था कितनी गहन है। जो लोग विश्वासों और मान्यताओं की इस अवस्था को नष्ट कर देते हैं, वे एक बड़ी संभावना, जानने की संभावना से पूरी तरह चूक जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता एक द्वार है, जानने और ढूंढने का एकमात्र द्वार। माँ मुझे कहती थी कि अपने अध्यापकों पर ध्यान दिया करो। मैंने वही किया है। जिस तरह का ध्यान मैंने अब उनकी बातों पर दिया, वैसा कभी कहीं किसी और ने नहीं दिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे होते थे, पर जब मैं कक्षा में होता था तो बगैर पलक झपकाए उन्हें एकटक घूरता रहता था। किसी कारण से उन्हें यह हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई। एक शिक्षक ने मुझसे जवाब सुनने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब मैं चुपचाप रहा तो उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बुरी तरह से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, तुम या तो देवता हो या शैतान। फिर उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगता है कि तुम शैतान हो। मैंने खास अपमानित महसूस नहीं किया। इससे पहले तक मैं अपने आसपास की हर चीज़ को अचरज की दृष्टि से देखता था, रेत के एक कण से लेकर ब्रह्मांड तक को। लेकिन सवालों के जटिल जंजाल में हमेशा एक निश्चितता थी, वह थी मैं को लेकर। लेकिन मेरे शिक्षकों के क्रोधपूर्ण कथन ने मेरे लिए कई और सवाल खड़े कर दिए। मैं कौन था? इंसान, देवता, शैतान, क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घूरने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं अपने आंखें बंद करके इसका जवाब खोजने की कोशिश करने लगा। मिनट से घंटे हो जाते और मैं अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता था। जब मेरी आंखें खुली होती तब हर चीज़ मुझे हैरान करती थी। चींटी,
पत्ती, बादल, फूल, अंधकार, हर चीज़। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि मैं अपनी आंखें बंद करता तब कुछ चीज़ें मेरा ध्यान पहले से ज़्यादा खींचती थी। जैसे कि किस तरह शरीर धड़कता है, किस तरह अलग अलग अंग काम करते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शरीर संरचना किस तरह लय में रहती है, और यह तथ्य कि हदें सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित हैं। इस चिंतन ने मेरे सामने मानव तंत्र की पूरी प्रक्रिया खोलकर रख दी। मैं यह या वह हूँ जैसे आसान जवाब तक पहुँचने के बजाय इस चिंतन ने यह एहसास कराया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ हो सकता हूँ। हालांकि यह किसी नतीजे पर पहुँचना भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता भी तब जाकर ख़त्म हुई जब इंसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसने पिघला दिया। मैं एक अस्पष्ट प्राणी बन गया, अजीब अजीब तरह के अपने सभी तरीकों के बावजूद। एक चीज़ जो मैं अनुशासित ढंग से करता रहा वह था मेरा योगाभ्यास। 12 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मेरे योगाभ्यास की शुरुआत हुई। हर साल दादाजी के पुश्तैनी घर पर हम सभी चचेरे भाई बहन इकट्ठा होते थे। मकान के पीछे के हिस्से में 150 फुट गहरा एक पुराना कुआं था। जब बहनें लुका छुपी खेलती थी तब हम लड़के आमतौर पर कुएं में कूदने और उससे बाहर आने का खेल खेलते थे। कुएं में कूदना और ऊपर बाहर निकलना दोनों ही चुनौती भरे होते थे। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सिर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो सकता था। यही नहीं, चढ़ते समय सीढ़ियाँ नहीं होती थी। चट्टान की खुरदरी सतह पर हाथ और पांव जमाकर चढ़ना पड़ता था। कई बार तो अधिक दबाव के चलते नाखून लहूलुहान हो जाते थे। बस कुछ ही लड़के यह करतब दिखा पाते थे। मैं उनमें से एक था और मैं इसमें माहिर था। एक दिन 70 साल के एक बुजुर्ग वहां पर आए। उन्होंने कुछ देर तक हमें यह करतब करते हुए देखा, फिर बगैर कुछ कहे कुएं में कूद पड़े। हमें लगा कि वे डूब गए होंगे, लेकिन वे मेरे मुकाबले अधिक तेजी से चढ़कर बाहर आ गए। मैंने अपने अहंग को किनारे रखकर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने यह कैसे किया? उन्होंने कहा, चलो योग सीखो। मैंने एक पिल्ले की तरह उनका अनुसरण किया और इस तरह मैं मलाडी हल्दी स्वामी का शिष्य बन गया और योग सीखने लगा। पहले हर सुबह मुझे जगाना पूरे घर के लिए एक मुश्किल काम होता था। परिवार के लोग मुझे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश करते और मैं फिर से लुढ़क कर सो जाता था। मेरी माँ दांत साफ करने के लिए मेरे हाथ में ब्रश थमाती तो मैं उसे मुंह में रखकर सो जाता था। वह निराश होकर मुझसे गुस्लखाने में धकेल देती, मैं वहाँ भी सो जाता था। लेकिन योग शुरू करने के 3 महीने बाद से मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जगने लगा, वो भी बिना किसी बाहरी कोशिश के। आज भी यह होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगाभ्यास में लग जाता। मैं किस जगह और किस हालात में हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। यह आसन सा योग अंगमर्दन था। यह शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों और हाथ पैरों को मजबूत बनाती है। हर शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से यह अलग करता था। बस इतना ही, या मैं ऐसा मानता था। समय के साथ औपचारिक शिक्षा से मेरा भरोसा उठ गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। मुझ में इतना उत्साह और इतनी जीवंतता थी कि मैं हर चीज़ को खुद में शामिल करना चाहता था। लेकिन स्पष्टता उस उम्र में भी मेरी बड़ी विशेषता थी। जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें असंगतियाँ या खामियां मैं जानबूझकर ढूंढ नहीं रहा था।
बल्कि वे अपने आप दिख जाती थी। मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज़ खोजने या पाने की कोशिश नहीं की। मैं बस देखता हूँ, और यही चीज़ अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वाकई अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज़ को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजना या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही यह तय कर लिया है कि आप क्या खोजना चाहते हैं। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्रणाली बन गया है। वह हर चीज़ का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज़ की तलाश नहीं है। यह आपके बोध आपको देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने अपनी पढ़ाई खुद करने का बीड़ा उठाया। मैं वहाँ सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुँच जाता था और रात 8:30 बजे सबसे आखिरी समय में बाहर निकल जाता। सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थी। हालांकि मैं हमेशा से भूखड़ था, लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोज नहीं किया। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, कोफका से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस द मेंस तक, सबको पढ़ा। उस 1 साल में मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल पहले से ज़्यादा हो गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसूर के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ूं। लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढूंढना जारी रखा। पुस्तकालय और मेरे अध्यापक दोनों के पास इसके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज़्यादातर समय कक्षा के बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टेनोग्राफर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने एक बार एक अध्यापिका से कह दिया कि वे नोट्स दे दें ताकि मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनकी लिखने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैरहाजिरी से ज़्यादा खुश थे। वे हर रोज़ मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख को हाजिरी गिनी जाती थी। उस दिन मैं कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए जाता था कि वे अपने वादे पर कायम हैं या नहीं। हम कुछ लोगों का यह समूह विद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बेनियन ट्री क्लब रखा और यह नाम हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वाक्य था, हम बस मज़े के लिए यह करते हैं। हम उस पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठा होते और कई मुद्दों पर घंटों बिताते। जावा मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं से लेकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक। हाँ, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर होता। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से दक्षिण भारत की यात्रा की। बाद में मैं अपनी मोटरसाइकिल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद मेरा ये लक्ष्य बन गया कि किसी तरह मैं इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बेचैन था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए।
लेकिन मैं अपने अंतर्मन में जानता था कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था, बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कर्मों के नतीजों को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते, मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूत बहुत कृपालु होंगे और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकने, सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था। जब मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि ज़िंदगी में मैंने कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है, और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूँ, और यह मेरे अंदर से ही होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की ज़बरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगाम और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो मैं इस धंधे में घुसा। मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूँगा, यही कि मेरा बेटा मुर्गियाँ पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फार्म शुरू किया। धंधा अच्छा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था। बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने, बरगद के विशाल वृक्ष पर बैठकर दिवास्वप्न देखने में गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने के लिए उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो गया है और फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह जिस किसी से मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे कॉलेज और स्कूल के पुराने शिक्षक, वे कहते, ओह, हमें लगता था तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए और हमारी गिनती मैसूर के अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे बहुत खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझ में उत्साह था और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है तो लगता है कि सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, न कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपनी चेक मोटरसाइकिल से चामुंडी पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह का नौजवान था। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि उस दिन पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वे मुझे बस इतना कह सके, क्या तुमने पी रखी थी? क्या तुमने कोई नशा किया था? वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज़्यादा बेखबर थे जो अचानक मेरी ज़िंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। एक हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज़ पर बैठा था। मुझे लगा कि वह सब 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मैं पूरे होशो हवास में वहीं बैठा हुआ था। लेकिन जिस मैं को मैं जानता था वह अब वहाँ नहीं था। बाकी सब कुछ वहाँ मौजूद था और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मुझे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। तब तक वे मेरी अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा
तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। ऐसे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता तो लगातार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता न सोता, बस एक जगह पर बैठा रहता। एक बार तो यह अनुभव 13 दिनों तक चला। जब यह शुरू हुआ तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति तथा परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ओह, ये जरूर समाधि में होंगे। भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों में आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिस जींस पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो कोई मुझे फूलों की माला पहनाना चाहता था, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था। यह सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कोई ऐसा करना चाहेगा। एक और दिन मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैंने अपने मुंह में पहला निवाला रखा ही था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल मैं इंसान पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक बाहरी चीज, धरती का एक टुकड़ा, मेरा हिस्सा बन रहा था। बौद्धिक स्तर पर हम सभी जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोषण करता है और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसकी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूँ कि मेरे मूलभूत दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसमें से हर एक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमत्ता के प्रति मैं जागरूक होता चला, जो रोटी के एक टुकड़े या एक सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर में रूपांतरित कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी चेतना से उस बुद्धिमत्ता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीज़ें घटित होने लगी। मैंने जिन चीज़ों को स्पर्श किया वे किसी न किसी तरीके से रूपांतरित हो गई। लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझको देखने भर से उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होते पाया जिनसे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि इन सब बातों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। बहरहाल, बाहरी और अंदरूनी हकीकत को रूपांतरित करने की मेरी यह क्षमता मेरे भीतर और मेरे आसपास आज भी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमत्ता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है तो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है। लगभग 6 से 8 हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज़ नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरी शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज़ और कद-काठी सब इतनी तेज़ी से बदलने लगी कि मेरे आसपास के लोगों ने भी इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह और भी अद्भुत था। 6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाढ़ सी आ गई। कई जन्मों की याददाश्त लौट आई। जब मैं अपने अंदर एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीज़ों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक कैलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था
वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था, लेकिन मैं मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि यह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं शिवम को एक नासमझ और बेवकूफ़ नौजवान जैसा महसूस करने लगा, और इस हैरानी से मैं समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानकर मुझे और खिज हुई कि मेरी याददाश्त जो बता रही थी वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज़ जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी, उसे स्वीकार करने से मैं पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई है जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर आप सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोता है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से हर किसी में मौजूद उस सर्वशक्तिशाली बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक बुद्धि कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी है, लेकिन यह काफ़ी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील भी महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग कितना अधिक कलेश सहते हैं, जबकि यहाँ एक मैं हूँ जिसके भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है। मुझे यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आध्यात्मिक है। मैं यह समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिसे चरम अनुभूति कहा गया है वही मेरे साथ घटित हो रहा है। जो मैं अनुभव कर रहा था वह दरअसल सबसे सुंदर चीज़ है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। पल पल मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद से विभोर हो रही थी। लोग बचपन की बड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हंस सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन मैंने देखा कि व्यस्त जीवन में भी किसी के लिए परमानंद में रहना संभव है। हर इंसान के लिए है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अंदर से ही घटित होता है। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में मेरी पूरी आंतरिक संरचना का पुनर्गठन था। मैं 12 साल की उम्र में हठ योग का अभ्यास करता आ रहा था। 13 साल तक किया गया वह योग इस समय फलीभूत हुआ। योग दरअसल शरीर के पुनर्निर्माण का तरीका है ताकि वह ज़्यादा बड़े मकसद की पूर्ति कर सके। मानव शरीर हाड़ मांस के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और एक सृष्टि के स्रोत के रूप में भी। इंसान को ईश्वरीय हस्ती में बदलने की एक पूरी तकनीक है। मनुष्य की रीढ़ हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि असल में यह ब्रह्मांड की धुरी है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी शारीरिक संरचना को कैसे पुनर्गठित करते हैं। आपके मामले में मैंने शारीरिक तीव्रता की स्थिति से आगे बढ़कर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि वह हो ही नहीं। इससे मेरा शारीरिक पहलू बहुत सहज हो गया। पहले वह सारी तीव्रता मेरे शरीर में थी। लोग यह महसूस कर सकते थे कि मैं किसी कमरे में घुसता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है, लेकिन अब मैंने अपने शरीर को अलग तरीके से रखना सीख लिया था। और तब मुझे एहसास हुआ कि यह अनुभव जो मुझे हुआ है यही असल में योग है। अस्तित्व और संपूर्ण जीवन के साथ ऐक्य और असीमितता का अनुभव ही योग था। मैं हर रोज़ जो सरल योगासन किया करता था वे शारीरिक चुस्ती के लिए थे, या मैं ऐसा सोचता था। लेकिन चामुंडी पहाड़ी के उस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था
वह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मुझे एक ऐसे आयाम पर पहुंचा सकती थी जो भौतिक आयाम से बहुत परे था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, चाहे आप गलत कारणों से भी योग करें, यह तब भी असर करता है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं को नापसंद करता है, असीमित हो जाने की लालसा रखता है। इंसान की प्रकृति ऐसी है कि हम जो भी हैं हमेशा उससे कुछ ज़्यादा होने की इच्छा रखते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितना हासिल किया है, हम थोड़ा और ज़्यादा होना चाहते हैं। अगर हम इसे बारीकी से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज़्यादा पाने की नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने की है। हम सब असीम हो जाने की चाहत रखते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप 5 फुट गुना 5 फुट के किसी कमरे में बंद हैं। यह चाहे कितना भी आरामदेह क्यों न हो, आप इससे आज़ाद होने की इच्छा रखेंगे। अगले दिन अगर आपको उससे बड़े 10 फुट गुना 10 फुट के कमरे में रख दिया जाए तो आप थोड़ी देर तो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन इससे आज़ाद होने की इच्छा जल्द ही लौट आएगी। साफ है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी सीमा तय करते हैं। जिस पल आपको सीमा का बोध होता है, उसे तोड़ने की इच्छा सहज ही उठ खड़ी होती है। पूर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंसानी गतिविधियों और प्रयास का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। आज़ादी या मुक्ति या मोक्ष को हर इंसान एक स्वाभाविक लालसा और चरम लक्ष्य के तौर पर देखता है, मगर इससे बेखबर होने के कारण हम इसे किस्तों पर पाने की कोशिश करते हैं। भले ही वह सत्ता, धन संपत्ति, प्रेम या ज्ञान का संचय करने के जरिए ही क्यों न हो, या आजकल वक्त काटने के सबसे पसंदीदा तरीके खरीदारी के जरिए। जिस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इंसानी इच्छा किसी खास चीज़ के लिए नहीं बल्कि असीम विस्तार के लिए होती है, मेरे अंदर एक तरह की स्पष्टता आ गई। जब मैंने देखा कि हर कोई इसमें सक्षम है, तो मेरे भीतर इसे साझा करने की स्वाभाविक चाहत पैदा हुई। तब से मेरा लक्ष्य यही बन गया कि किसी भी तरीके से मैं इस अनुभव को दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि वे यह समझ सकें कि आनंद, आज़ादी या असीमता की अवस्था से उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे स्वयं जीवन के सहज उल्लास में रुकावट न बने। चामुंडी पहाड़ी पर उस दोपहर बाद से परमानंद की मेरी जो यह अवस्था है, यह न तो कोई दूर की संभावना है, न ही कोई कल्पना। यह उन लोगों के लिए भी एक जीता जागता सच है जो इच्छुक है। यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है।